नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विश्व लेवल पर एक नई रिपोर्ट की। आईएमएफ की रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमने पढ़ी थी। आईएमएफ ने ये दावा किया था कि इस साल भी विश्व के पहले पायदान पर भारत होगा इकोनॉमी के मामले में, यानी कि ग्रोथ रेट के मामले में भारत नंबर 1 होगा, चीन उसके पीछे होगा और काफ़ी पीछे होगा। ये बात पूरे विश्व ने स्वीकार की है कि भारत इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। अब कुदरत का खेल देखिए कि भारत में जहां सत्यपाल मलिक जैसे असत्य बोलकर मोदी जी को करप्शन के लिए घेर रहे हों, एक तरफ ये कह रहे हों कि नहीं, मोदी जी ने करप्शन के विषय में हमसे कहा था जम्मू कश्मीर में नो कॉम्प्रोमाइज़, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि करप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी तरफ वो कहते हैं कि कंपैरेटिवली नीतीश कुमार थोड़े अच्छे हैं और कंपैरेटिवली शराब घोटाले में जो केजरीवाल सरकार फंसी हुई है उसका तो मुझे बहुत नहीं मालूम, लेकिन कंपैरेटिवली ठीक ठीक है, सो हैं केजरीवाल। ये बात वो कह रहे हैं। इधर ईडी और सीबीआई ने पूरे देश में करप्शन फ्री करने की कसम खाई है। उसका कारण भी यही है कि केंद्र सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है। और ये बात को लेकर लगातार देश में ऐसा उधम मचा हुआ है कि ये कहा जा रहा है कि मोदी जी अपोजिशन ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो मोदी जी ने भारत में रिफ़ॉर्म किए, यानी कि भारत की सरकार ने जो रिफ़ॉर्म किए, इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म किए, नो करप्शन की पॉलिसी अपनाई, करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ी। वो अलग बात है कि सतपाल मलिक ये कह रहे हों कि गोवा में मैंने शिकायतें की और वो मोदी जी ने सुना नहीं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अच्छा राजनीतिक वो है जो कि समय और युद्ध का स्थान तय करे। ऐसा नहीं है कि वो जैसे आपने कहा और वो भड़क जाए, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपने कहा और वो भड़क जाए और तुरंत एक्शन ले ले और उससे सरकार गिरने की संभावनाएं हो जाएं, पॉलिटिकल उथल पुथल की संभावनाएं हो जाएं। तो ये बात पक्की है कि मोदी जी का नो करप्शन पर नो टॉलरेंस और आतंकवाद पर नो टॉलरेंस, तुष्टीकरण पर नो टॉलरेंस, यानी कि तुष्टीकरण, आतंकवाद और करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे किसी स्तर पर जाना पड़े। तो जीएसटी का परफॉर्मेंस आपने अप्रैल में देखा, ऑल टाइम हिट रहा। और ये भी सही बात है कि भारत सरकार ने जो जीएसटी लागू की उससे पारदर्शिता आई है, टैक्सेशन में रिफॉर्म आया है, टैक्सेशन सीधा सीधा हुआ है। पहले हम 36 प्रकार के टैक्स दिया करते थे और नौकरशाही हावी थी, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ एक टैक्स है, उसको जीएसटी कहते हैं। और इसी प्रकार से जो एंटी करप्शन को लेकर काम चल रहा है, बेनामी ट्रांजैक्शन को लेकर काम चल रहा है, बेनामी प्रॉपर्टियों को लेकर काम चल रहा है, ये सब कुछ अद्वितीय है। ये भारत की स्ट्रेंथ है। इतना बड़ा कोरोना संकट आने के बाद भारत एक ऐसा देश विश्व का रहा जिसने अपने आप को संभाल लिया। वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स ऐसा एक वेबसाइट है, जैसे आप उसको समझिए जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। हिंडनबर्ग ने अपना एक ब्लॉग छापा, उस ब्लॉग में उन्होंने अडानी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए और उस चीज़ को हमने पकड़ भी लिया कि कहाँ से पैसा आया, सोरस कैसे पैसा दे रहा है, भारत में वकील कैसे हायर किए जाते हैं, कैसे 50 लाख रुपए और 50 करोड़ रुपए भारत में खर्च हुए हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए और देश की इकोनॉमी को कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे जो फंड, जो पैसा भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, तो कैसे स्टॉक एक्सचेंज में के ऊपर सवाल खड़े किए जाएं, सेबी के ऊपर सवाल खड़े किए जाएं। उसमें कोर्ट में भी मामला लेकर जाने वाले लोग हमारे यहाँ हैं और मीडिया में भी ऐसे लोग हैं जो खूब बदनामी करते हैं। अडानी के शेयर्स डाउन करने का प्रयास करते हैं, अंबानी के शेयर्स डाउन करने का प्रयास करते हैं और उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अंबानी अडानी जैसे लोग अगर भारत में डाउन होंगे तो दूसरे विदेशी लोग भारत में काम करना शुरू करेंगे। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है, तो वो भारत की इकोनॉमी को कैप्चर करने का प्रयास करेंगे।
लेकिन ये भारत सरकार की पॉलिसी थी कि वो विश्व के किसी भी कंट्री को अगर पैसा देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो भारतीय कंपनियों से काम करवाने का आग्रह भी करते हैं। ऐसा ये लोग कहते भी हैं कि श्रीलंका में उधर कॉन्ट्रैक्ट करके आए, उधर अडानी को बेच दिया, उधर बांग्लादेश में कॉन्ट्रैक्ट करके आए तो पीछे से अंबानी को बेच दिया। यानी कि अडानी, अंबानी या भारत की जो कंपनियां हैं वो ही हमारे द्वारा दिए गए अनुदान पर काम करें और पैसा फिर से भारत वापस आ जाए। ये भारत की पॉलिसी रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि विश्व में मंदी आने की कगार पर है। पूरा विश्व इस समय ये कह रहा है कि मंदी आ जाएगी। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की तरह ही वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट आई है। उसने आईएमएफ के डेटा का हवाला दिया है, वर्ल्ड बैंक के डेटा का हवाला दिया है, भारत में करप्शन कम करने का, भारत में रिफॉर्म, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उनको बढ़ाने का, भारत में रोजगार ज़्यादा सृजन करने का, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, ऐसा उसने कहा है। उसने कहा है कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। उसने कहा है कि भारत में जो जो कंपनियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपने आप में डिपेंडेंट होता जा रहा है। भारत अब नौकरी की तरफ से, नौकर बनने की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसको वो पूरा का पूरा श्रेय भारत सरकार की आज के रिफॉर्म्स को देती है। अब वो ये बात तो एक जनरल हो गई कि भाई ये भारत सरकार को लेकर ऐसा उन्होंने कहा कि भाई ये जो जिस बात को लेकर भारत में सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो ही भारत की स्ट्रेंथ है और उसने ही भारत को ले जाकर कहीं खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि विश्व के दूसरे कंट्रियों के कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो फिर देखिए यूएस के, इसने पूरा उसका रीजनिंग दी है और यूएस के फिनेंस मिनिस्टर ने या फिनेंस सेक्रेटरी वो लोग कहते हैं उनको, उनने कहा है कि अगर यूएस की डेट सीलिंग 1 जून तक न बढ़ाई, 1 जून तक अगर डेट सीलिंग ना बढ़ाई, डेट सीलिंग उसको कहते हैं कर्ज की सीमा, यानी कि अमेरिका बहुत बड़े कर्जे में है और अमेरिका के कर्जे की सीमा अगर न बढ़ाई गई तो ये अपने आप में एक इतिहास होगा और अमेरिका इतिहास में पहली बार डिफॉल्टर होगा, विश्व की नंबर 1 की इकोनॉमी, और उसके लिए उनका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि ये डिफॉल्ट होगा और ये डिफॉल्ट हुआ तो फिर अमेरिका मंदी की चपेट में आ जाएगा। आपको याद है कि जब मंदी पिछली बार आई थी 2005, 6, 7 की बात रही होगी, जब पिछली बार मंदी आई थी तो भारत में भी बहुत बड़े स्तर पर लोग बेरोजगार हुए थे। लेकिन इस बार जो संभावना है, इन्होंने जो रिसर्च की है वो संभावना मोदी जी को क्रेडिट नहीं दे रही है, मोदी जी को वर्ल्ड हीरो दिखा रही है। ये कह रही है केवल अमेरिका नहीं, यूरोप जाने वाला है मंदी में, कनाडा जाने वाला मंदी में है और यूरोप के वो बड़े कंट्री जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब मंदी में जाने वाला है। यहाँ तक कि जापान, ऐसा लोगों की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं कि जापान मंदी में चला जाएगा। रशिया के मंदी में जाने की संभावना कम रहती है क्योंकि रशिया इतना बड़ा क्षेत्र है कि अगर सब संसार में बर्बाद हो जाए तो भी वो अपने में ही चला सकते हैं। तो ये कहा गया है इस रिपोर्ट में, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और यूएसए, ये सब बहुत बड़े स्तर पर मंदी में जाने की संभावनाएं हैं। अब कितनी संभावनाएं हैं यहाँ देखिए। ये कहा गया है इंडोनेशिया 2%, यानी कि इंडोनेशिया की इकोनॉमी थोड़ी सी ठीक रहेगी। सऊदी अरेबिया, अब सऊदी अरेबिया को तो कुछ करना नहीं है, वहाँ तो तेल उगता है, 5%, उनमें भी संभावना है कि उनके यहाँ भी मंदी रहेगी। चाइना 12.5%, ब्राज़ील 15%, स्विट्ज़रलैंड 20%, स्पेन 25%, मैक्सिको 27%, साउथ कोरिया 30%, जापान 35%, रशिया 37%, ऑस्ट्रेलिया 40%, साउथ अफ्रीका 45% और अमेरिका, आप सोचो अमेरिका के विषय में ये रिपोर्ट कह रही है, मतलब आगे की जो रिपोर्ट कह रही है, कनाडा 60%, इटली 60%, जर्मनी 60%, यूएसए 65%, न्यूजीलैंड 70% और कहते हैं यूके की, तो यूके इस समय हम सब जान रहे हैं कि बहुत बड़े संकट में है ब्रेक्जिट के बाद, उसमें 75% संभावना है कि वो मंदी की चपेट में आ जाएगा।
अगर यूके, जिसने पूरे विश्व पर किसी समय राज्य किया है, वो 75%, यानी कि सबसे ज़्यादा संभावना अगर किसी कंट्री की है तो वो यूके है जो मंदी की चपेट में आएगा। यूएस 65% की संभावना है जो मंदी में आ जाएगा। बड़े कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। रशिया, आप सोचो, रशिया के विषय में तो मैंने जैसे कहा कि रशिया के विषय में ऐसा नहीं सोचा था, वो बड़े स्तर पर मंदी में 37%, 37.5% मंदी में आने की। जापान 38%, 35%। इस रिपोर्ट ने, आप जब मैं पढ़ रहा था तो इस रिपोर्ट ने बिल्कुल दिमाग हिला दिया है कि विश्व में ये क्या सिचुएशन होने जा रही है। और अमेरिका जो विश्व की सबसे स्ट्रांग कंट्री, आप सोचो, अमेरिका ने अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अमेरिका इंटरेस्ट रेट के मामले में जीरो रहता है और जो लोग डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिट का भी वो इंटरेस्ट लेता है, सिक्योरिटी लेता है। तो अमेरिका, चूंकि उनके यहाँ की फिलॉसफी क्रेडिट पर चलने वाली है, वो क्रेडिट कार्ड पर चलने वाले लोग हैं, और अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है इस समय, डेट्स में है, तो इसीलिए उनका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि वो डेट्स बढ़ानी पड़ेंगी आपको। डेट्स की जो सीलिंग है कि अमेरिका कितना कर्जा ले सकता है, वो सीलिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, वहाँ से पास करना पड़ेगा। अब अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का परिणाम ये निकला कि डॉलर की कीमत, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का परिणाम ये निकला कि उनके डॉलर की कीमत बढ़ गई। इन कंपैरिजन भारत की अगर हम बात करें तो डॉलर स्ट्रांग है, लेकिन डॉलर स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। लेकिन जिस प्रकार से रशिया का यूक्रेन का युद्ध चला, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया ने जिस प्रकार से मुहिम छेड़ी है कि डॉलर का प्रभाव हम खत्म कर देंगे, तो रशिया ने क्या किया है, मोस्टली कंट्रियों के साथ उनकी लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया। और लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन के साथ भारत भी एक ऐसा देश है जिसने लगभग 15 बड़ी इकोनॉमीज के साथ इंडियन रूपी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने उसको स्वीकार किया। उसके लिए यहाँ पर जो उनको बैंकिंग सिस्टम बनाना पड़ता है, वो बैंकिंग सिस्टम बनाया गया है भारत में। बहुत सारी बैंकों ने भारतीय बैंकों के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि रुपये में ट्रांजैक्शन हो सके। और पूरे विश्व के साथ हमने आईएमएफ में भी रुपए का स्टॉक बढ़ा दिया है, आईएमएफ में हमने अपना स्टॉक बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया था, ये आज से 6 महीने पहले संभावनाएं लगाई गई थी कि अमेरिका अब उस सिचुएशन पर पहुंच चुका है कि उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि अब वो कर्ज पर उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, और मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का परिणाम ये निकलेगा कि वो मंदी में भी जा सकता है। संभल जाए तो संभल जाए, नहीं तो मंदी में जा सकता है। अब अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया है कि भाई वो मंदी में जा रहा है अगर लिमिट ना बढ़ाएगी, सीलिंग ना बढ़ाएगी। तो आप सोचिए कि भारत की इकोनॉमी के विषय में ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये कहती है कि अगर रिसेशन का प्रोबेबल प्रभाव 0 किसी कंट्री पर पड़ेगा तो वो भारत है। आप सोचिए कि बाकी सब पीछे खींचेंगे, अमेरिका 65% पीछे, यूके 75% पीछे, और सऊदी अरबिया, चाइना, ब्राज़ील, ये सब पीछे खींचेंगे, और भारत अगर वहीं पर टिका रहा, जब सबकी ज़मीन खसक रही हो, भारत केवल खड़ा रहेगा, तो भारत विश्व की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी बनकर रहेगा। आप सोच कर देखिए कि जैसे जैसे डॉलर का प्रभाव रशिया की वजह से या चाइना की वजह से कम हो रहा है, तो भारत की इकोनॉमी का लोड बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत स्ट्रांगली सामने आया है। इन सब के पीछे ये जो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, आप देखिएगा, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट है, उसने पूरा रिपोर्ट दिया है, 2023 का फोरकास्ट दिया है। उसके अनुसार ये बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि मोदी जी के रिफॉर्म्स का परिणाम भारत विश्व में खड़ा दिखाई देता है। एक तरफ तो ये सब लड़ रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ख़त्म करे दे रहे हैं। एक वो सतपाल मलिक जैसा पागल वो कहने लगा है कि नहीं, मोदी जी बेच रहे हैं, देश ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए कि मोदी का भाग्य संसार में कैसे है, मोदी की किस्मत कितनी स्ट्रांग है कि जब ये सब मोदी जी को टारगेट करते हैं तो कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ी लहर दिखाई देती है। और ये रिपोर्ट अपने आप में विश्व में भारत एक उभरता हुआ सितारे की तरह दिखाई दे रहा है, और उसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो मोदी जी को जाता है। जिस प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी भारत में लागू की जानी चाहिए,
अगर वो लागू सही से हो जाती तो अगले 10 से 15 वर्ष में भारत मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब होगा। भारत एक्सपोर्टर्स के मामले में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 8वीं के बाद की जो पॉलिसी है उसमें 8वीं क्लास में जब 9वीं क्लास में जब बच्चा पहुंचेगा तो उसके बाद वो अप्रेंटिसशिप पर लग जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में लग जाएगा, वो प्रोडक्ट में लग जाएगा। जो भी काम उसको करना है, जो स्कूल में पढ़ना है, जैसे 9th क्लास में उसने अपना टॉपिक चुना, वो साइंस चुनता है तो साइंस की फील्ड में डॉक्टरों के पास जाने लगेगा। वो इंजीनियरिंग चुनता है तो इंजीनियर्स के पास जाने लगेगा। वो आर्ट्स चुनता है तो वहाँ जाने लगेगा। कुल मिलाकर उसकी अप्रेंटिसशिप कंपलसरी होगी। और जैसे जैसे ये स्वभाव उसका बनेगा काम करने का, सीखने का, तो आप समझ लीजिए कि जब वो ग्रेजुएट होकर निकलेगा तो फिर वो इंटरप्रेन्योर बनने की स्थिति में होगा। ये आज की गणित, ये 10 साल 15 साल बाद की गणित दिखाई दे रही, लेकिन आज भी अगर भारत बचा हुआ दिखाई दे रहा है तो उसका क्रेडिट केवल मोदी जी को जाता है। यही कारण है कि जो G20 की बैठक भारत में होने वाली है उसमें भी भारत चूंकि चमकता हुआ सितारा है नहीं, संभावना नहीं, हो चुका है। ये पूरे विश्व ने उसको मान लिया है। यही कारण है कि G20 ने भारत में सम्मेलन करना स्वीकार किया होगा और अब सबकी विश्व में नज़र भारत की तरफ है। सैल्यूट टू मोदी जी और उनकी नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी, उसको कहना पड़ेगा। और इसके अलावा कब कब कैसे स्टेप लेनी है, किन किन मामलों में स्टेप लेनी है, कितनी स्टेप लेनी है, कितना प्रेशर डालना है, ये बखूबी मोदी जी जानते हैं। इसलिए करप्शन को, चूंकि करप्शन भारत में पिछले 300 वर्षों का भयंकर करप्शन है, 75 साल का तो है ही है, उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए गैंग्स को ख़त्म करना पड़ेगा। वो सरकारें गिरा सकते हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप उन पर स्टेप हो रहा है ताकि वो धीरे धीरे ख़त्म हो सके। लेकिन फिर भी मोदी जी, मुझे लगता है कि अब जो भारत में जितना प्रेशर डाला जा सकता है उससे ज़्यादा प्रेशर से काम कर रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो GST का मामला हो, चाहे वो एंटी करप्शन का मामला हो, चाहे वो ED का मामला हो, चाहे वो CBI का मामला, इनकम टैक्स का मामला, और या फिर बेनामी ट्रांजैक्शंस का मामला हो, उन सभी पर प्रखर रूप से काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।